Her English. I hope you are doing very well and you are preparation for your exam regularly. So we will discuss now Indian English Literature paper. This paper have been taken from MA first semester and the topic name is The Lost Child. The Lost Child is a short story written by Mulk Raj Anand. So question number 2 is why does the lost child lose interest in the things he wanted earlier from the lost child by Mulk Raj Anand. आपसे पूछा जा रहा है कि लॉस्ट चाइल्ड जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है उसमें जब बच्चा खो जाता है यानी जब वो बच्चा लॉस्ट चाइल्ड का इसका आप मीनिंग ही समझ गए होंगे कि लॉस्ट चाइल्ड का मतलब है कि शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है खोए हुए बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो जब बच्चा फेयर में खो जाता है, मेले में खो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट अपनी जो पसंदीदा चीज़ें थी उनसे हट जाता है और पहले की तरह वो अब उन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। तो ये आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में इसको कई बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ चैनल पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए सभी स्टूडेंट्स मेरे जो मेरे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर लर्न करें अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा और सभी स्टूडेंट जो नए आए हैं हमारे इस चैनल पर वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, क्योंकि ये यूट्यूब का एक यूनिक चैनल है जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ किसी चैनल पर आपको ना तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ना ही इस तरह का लॉन्ग डिस्कशन देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। In Mulk Raj Anand's poignant short story, The Lost Child, the central theme revolves around a young boy who gets separated from his parents during a village fair. मुल्क राज आनंद की ये कहानी मुख्य रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसकी सेंट्रल थीम घूमती है एक ऐसे छोटे बच्चे के चारों ओर जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है एक गांव के मेले में। Initially, the child is full of excitement and desire for the many attractions of the fair. अब जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। आप छोटे बच्चों को लेकर के फेयर में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो हर तरह की रंगीन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसी तरह इस बच्चे के साथ भी था कि ये फुल एक्साइटमेंट में था और इसकी बहुत सारी इच्छा, बहुत सारा अट्रैक्शन था उस मेले को लेकर के। बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है देख रहा था और इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी उस फेयर की चीज़ें। However, his attitude changes drastically once he gets lost. लेकिन अचानक से ही उसका बिहेवियर बदल जाता है जैसे ही वो बच्चा मेले में खो जाता है। जैसे ही बच्चा मेले में खोया, क्या हुआ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। तो इसी के ऊपर तो आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है कि उसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ। तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट हेडिंग अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, डिज़ायर फॉर फेयर अट्रैक्शंस। मतलब उसका कहना मतलब आपसे जो हेडिंग है वो क्या है, वो हेडिंग कह रही है डिज़ायर फॉर, उसकी इच्छा थी कि जो मेले में अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उनके लिए उसकी इच्छाएं कितनी ज़्यादा एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग वे में थी। लेकिन अचानक से जो उसे एहसास होता है कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, तब एकदम से उसकी सारी डिज़ायर जो है वो पूरी तरीके से फेल डाउन हो जाती हैं। At the beginning of the story, the child is enchanted by the vibrant sights and sounds of the fair. कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि बच्चा किस तरीके से अपने को जादुई मोहजाल में पाता है। जब वो उस मेले के अंदर जाता है तो वहाँ के जो दृश्य थे उसको बहुत ज़्यादा मोहित कर रहे थे और जो वहाँ की आवाज़ें थी वो भी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो सब चीज़ें उसके चारों ओर एक तरह का मैजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही थी। ही आस्क्स फॉर टॉयज, स्वीट्स, गार्लैंड्स एंड बैलून्स। वह पूछता है खिलौनों के बारे में, स्वीट्स के बारे में, गार्लैंड्स के बारे में, बैलून्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के। जैसे वो देखता है ना कि नई नई चीज़ें आई हैं मेले में तो खुश हो जाता है। अब वो वहाँ पर खिलौने, मिठाइयाँ, फूलों की मालाएं, गुब्बारे, इन सब के बारे में पूछता है। Though his parents do not fulfill his demands, यद्यपि उसके पेरेंट्स जो थे वो उसकी हर डिमांड को नहीं पूरा कर सकते थे। मतलब भाई इतना पेरेंट्स जो थे उस तरीके के नहीं थे, या उतना ये मान लीजिए कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे की हर डिमांड को पूरा करें। द बॉय रिमेन्स चीयरफुल, फैसिनेटेड बाय द कलरफुल फेयर एंड इट्स वेरियस प्लेजर। जब वो देखता है कि उसके बाबा उसकी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे का एक्साइटमेंट था वो कम नहीं होता। वो उसी तरीके से एंजॉय करता है पूरे फेयर को, और उसे वो फेयर बहुत ज़्यादा रंगीन, फैसिनेटेड लग रहा था। अलग अलग तरह से वो उसका आनंद उठाता है देख करके। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
कि कहानी की शुरुआत में किस तरह से दिखाया गया है कि एक बच्चा जो कि मेले में गया है, मेले में जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ में मेला घूम रहा है, तो वो वहाँ की चीज़ों को देख करके उसके ऊपर एक मैजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत अट्रैक्टिव था फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, टॉयज़ है, स्वीट्स है, गार्लैंड्स और बैलून्स हैं। हालांकि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसकी हर डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था अपने कलरफुल फेयर को देखकर, और उसे इसी तरह से आनंद मिल रहा था। नेक्स्ट हेडिंग आप मेंशन करेंगे सडन शिफ्ट आफ्टर सेपरेशन। अचानक से उसका मूड बदल जाना जैसे ही वो अपने माँ बाप से बिछड़ता है। द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन द बॉय रियलाइजेज ही इज़ नो लॉन्गर विद हिज पेरेंट्स। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये आता है बच्चे के साथ में कि जब बच्चे को ये महसूस होता है कि वो अपने माता पिता से अलग हो गया है, तो उसे जैसे ही एहसास हुआ कि अरे उसके पेरेंट्स उसके साथ अब नहीं हैं। दिस रियलाइजेशन टेरिफाइज हिम, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे महसूस होता है बहुत ज़्यादा भय और डर। हिज अर्लियर डिज़ायर्स डिसअपियर कम्प्लीटली, और जितनी भी उसकी पुरानी इच्छाएं थी जो वो पाना चाहता था, उन टॉयज़ को, उन स्वीट्स को, अब वो अचानक से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। द सेम अट्रैक्शन दैट वंस थ्रिल्ड हिम नो लॉन्गर इंटरेस्ट हिम एट ऑल। उसे अब कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ना ही वो किसी और चीज़ में अब रुचि दिखा रहा था। उसका सारा अट्रैक्शन एकदम ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके हाथ से छूट चुके थे या उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ चुके थे। ऐसे आप समझेंगे और इस हेडिंग को यहाँ पर मेंशन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अगर अकॉर्डिंग टू हेडिंग लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इमोशनल ओवरवेलम एंड फियर। नेक्स्ट हेडिंग अगर आपको इसमें इंक्लूड करनी है तो आप इसको कर सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है इमोशनल ओवरवेलम एंड फियर, भावनात्मक भय और असुरक्षा उसके अंदर पैदा हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा तो उसको तो डर भी लगेगा, और साथ ही कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने को अकेला भी फील करेगा, अपने को बहुत डरा डरा और मतलब बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित, इनसिक्योर भी फील करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको आप इस तरह से हेडिंग के थ्रू यहाँ पर मतलब मेंशन करिएगा। नाउ हिज ओनली विश इज़ टू रीयूनिट विद हिज पेरेंट्स। बस सिर्फ उसकी एक इच्छा बची थी कि वो दोबारा अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। इवन व्हेन ए काइंड स्ट्रेंजर ऑफर्स हिम एवरीथिंग ही हैड अर्लियर डिजायर्ड, टॉयज, स्वीट्स, बैलून्स। हालांकि अगर देखा जाए तो जो अजनबी लोग उसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके सामने हर तरह की चीज़ें लेके आ रहे थे जिनकी वो पहले इच्छा कर रहा था। जो अपने पेरेंट्स के साथ में था तब उन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स का हाथ उसके हाथ से छूटता है तो उसको सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि बस अब वो अपने पेरेंट्स से जा कर के मिले, उसके पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी मिल जाएं। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स जल्दी मिल नहीं पा रहे थे, तो जो अजनबी लोग थे जब उसको रोते हुए देखते हैं तो उसके पास आते हैं। अब अजनबी उन लोग जो थे वो उसकी हर डिज़ायर पूरी करने के लिए तैयार हैं ताकि बच्चा ना रोए, यानी वो टॉयज़ भी ख़रीद के देने के लिए तैयार हैं, स्वीट्स भी, बैलून्स भी, तो सब उसको ख़रीद के देना चाहते हैं। बट द चाइल्ड रिजेक्ट्स देम ऑल। लेकिन अब बच्चे का कोई अट्रैक्शन इसमें नहीं था, और वो बच्चा सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके लिए वैल्यूबल क्या है? उसके लिए वैल्यूबल है रीयूनिट विद हिज पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाके दोबारा फिर से मिलना है और उसे अपने पेरेंट्स को खोजना है। आई वॉन्ट माई मदर। अब वो आगे कहता है हिज रिपीटेड क्राई, वो रो रहा होता है और बार बार दोहरा रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। शोज दैट हिज इमोशनल नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड सेफ्टी आउटवे ऑल मटीरियल्स डिज़ायर। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है हमारा जो राइटर है मुल्कराज आनंद, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चा बार बार एक ही बात रोते हुए कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर प्रेम और सुरक्षा और अपनापन सिर्फ उसकी ज़रूरत है, उसे किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रेम, सुरक्षा और अपनापन दिखाई देता है वो हमें किस में दिखाई देता है? अपने पेरेंट्स के अंदर। तो ऐसे ही छोटे बच्चों को अपना सब कुछ अगर देखा जाए, सिक्योरिटी, लव, सेफ्टी, सब अपने पेरेंट्स के अंदर नज़र आती है। अपने पेरेंट्स के साथ वो खुद को बहुत ही खुश फील करते हैं। तो यही चीज़ इस बच्चे के साथ भी थी कि वो अपने पेरेंट्स से दोबारा जा कर के मिलना चाहता था, क्योंकि उसे ज़रा सा भी किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसे इस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था उसे अपने पेरेंट्स से मिलना, अपने पेरेंट्स से एक बार फिर से जाके गले लगना। इसीलिए उसके अंदर सिक्योरिटी, लव और सेफ्टी की जो भावना थी वो ज़्यादा ऊपर थी बनिस्बत मटेरियल चीज़ों से। जितनी भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी उन सब से ऊपर उसकी डिज़ायर थी अपने पेरेंट्स को दोबारा से पा लेना। ये हो गया आपका इमोशनल ओवरवेलम एंड फियर।
कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ इमोशनल अटैचमेंट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आर फार मोर पावरफुल देन मटेरियल अट्रैक्शंस। ये कहानी पूरी तरीके से हाईलाइट करती है कि कैसे हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे अपने लोगों से जुड़ी होती हैं यानी अपने पेरेंट्स से, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होती हैं बनिस्बत किसी भौतिकवादी चीज़ों के। तो हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, हमें सिर्फ अपने जो इमोशनल हमारे रिलेशनशिप होते हैं, हमारे जो इमोशंस के साथ में, हमारे पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन होता है, हमें उस अटैचमेंट की वजह से हमें दुनियावी चीज़ें बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। जब हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग आर फार मोर पावरफुल, यानी अगर हमारे अपने हमसे किसी बात पे दूर हो जाएं तो हमें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि भौतिक सुविधाएं हमारे पास हो और परिवार का साथ ना हो। तो परिवार का साथ या फैमिली का साथ उस छोटे बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उसका इमोशनल अटैचमेंट, उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो था वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था इन मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन से। वो बिल्कुल भी मतलब उन दुनिया की चीज़ों या जो उसको फेयर में जो दिखाई दे रही थी ना कलरफुल चीज़ें, अब उसकी नज़र में बिल्कुल वो एकदम बेकार हो गई थी। उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। The child's sudden loss of interest in worldly pleasures emphasizes that love and family are the most important things in life. देखिए कोटेशन बहुत अच्छा है और इस तरीके से अगर आप देखें तो एक चाइल्ड के इमोशंस को कितना अच्छे से एक्सप्रेस किया है राइटर ने। कहते हैं कि चाइल्ड ने अचानक से सारा इंटरेस्ट खो दिया, जितनी भी खुशी, जितना भी आनंद उसको मिल पा रहा था, वो सब अचानक से उसका खो गया, क्योंकि उसको जिस प्यार का और जिस सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत थी, जो इमोशंस बाउंडिंग उसकी अपनी फैमिली के साथ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यही बात इसमें बताई गई है कि एक बच्चा जो कि अपने परिवार का साथ चाहता था, ना कि अपने जीवन में उन चीज़ों का जिनको वो, जब तक उसके पेरेंट्स थे तब तक उन चीज़ों मतलब वो पाना चाह रहा था उन सारी चीज़ों को, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उससे सेपरेट हो गए या उससे बिछड़ गए तो उसके नज़र में वो चीज़ें सब बेकार हो गई और फिर वो अपने पेरेंट्स को दोबारा से जा कर के पाना चाहता है। और उसने मतलब अपने पेरेंट्स को दोबारा से, देखा जाए तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही हो गई कि बस अब दोबारा मेरे पेरेंट्स मुझे मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें। आप इस तरह से इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कंक्लूजन को। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड अर्लियर। ठीक है, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट क्यों खो गया था उन चीज़ों में जिन्हें कि वो पहले पाना चाहता था। जब उसके पेरेंट्स साथ में थे तो सब उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पेरेंट्स ही बिछड़ गए तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये होता है इमोशनल बॉन्डिंग, ठीक है, जो कि एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से कि छोटे बच्चे कितना ज़्यादा डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, और छोटे बच्चे ही क्या, बड़े बच्चे भी जो समझदार होते हैं, जो अपनी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी करके चलते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहते और उनके साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं। और उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें कहीं से भी मायने नहीं रखती, बल्कि अपनी फैमिली की जो हैप्पीनेस है, अपनी फैमिली प्लेजर है, वो ज़्यादा मायने रखता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सारी हेडिंग इसी तरह मेंशन करिएगा बहुत अच्छे से। इसी तरह क्वेश्चन को अगर आप इसी पैटर्न में लिखते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ अपनी वीडियो में दिखाया है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ कि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से लर्न करके जाइएगा एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।